हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उत्कर्ष श्रीवास्तव। और हम लोग 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, 11th और नीट के लिए। और हम लोग ने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल्स। पिछले कुछ लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा और उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। और उनमें कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें देख लिया हम लोगों ने। अब आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके 12th के चैप्टर में आएगा, जेनेटिक्स में। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है 12th में भी। डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड क्या था आपका, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है न्यूक्लिक एसिड। किस में आता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लिक एसिड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें आते क्या क्या हैं आपके, डीएनए और आरएनए। क्या क्या आएंगे, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए हो गया। और आरएनए, ये डीएनए, आरएनए, राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये एक पॉलीमर है। और इसका जो मोनोमर यूनिट होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड का इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा, मतलब जिससे ये न्यूक्लिक एसिड बना होगा, बिल्डिंग ब्लॉक, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता था, हम लोग ने देखा था, मतलब एसिड रिटेंटेट में आता था बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए, ये क्या है आपके, न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए और आरएनए जो होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड मतलब जो डीएनए या आरएनए, ये क्या होते हैं, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होते हैं, डीएनए या आरएनए हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। ये डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। कौन, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए। अब ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, जो पेरेंट से प्रोजेनी में, जो पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है, वही क्या हुआ आपका जेनेटिक मटेरियल। अब वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स में। इसीलिए डीएनए आरएनए को जेनेटिक्स में भी बहुत विस्तार में पढ़ा जाता है। डीएनए और आरएनए को एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। केवल ह्यूमन बीइंग्स में नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस, हम लोग में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, और वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। लोअर ऑर्गेनिज्म में और सम वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। ये लिख लेंगे पहले। अब
न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है। यहां पे लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका? एक मोनोमर है। मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। अब ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है और कई सारे न्यूक्लियोटाइड, कई सारे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे जिसको बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए। तो अब देखेंगे न्यूक्लियोटाइड में, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मोनोमर जो है न्यूक्लियोटाइड, पहले इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, कैसे बनेगा न्यूक्लियोटाइड। फिर एक न्यूक्लियोटाइड, मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड कैसे बनाएंगे या डीएनए आरएनए कैसे बनाएंगे वो अभी देखेंगे। इतना लिख लेंगे पहले। पहले देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। लिखेंगे यहां पे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? ये तीन चीजों से बना होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपका तीन चीजों से बना होता है। पहला तो नाइट्रोजनस बेस, पहला नाइट्रोजनस बेस, उसमें प्यूरिन होंगे और पिरिमिडिन होंगे। नाइट्रोजनस बेस में, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। और कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। पिरिमिडिन सिंगल रिंग होता है, प्यूरिन में डबल रिंग होता है। ठीक, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। अब न्यूक्लियोटाइड में दूसरी चीज आएगी शुगर। और कौन सी शुगर? जब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो उसमें मोनोसैकेराइड में पढ़ा था राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। मतलब कौन सी शुगर? राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर। 5 कार्बन की शुगर पेंटोज शुगर इसमें आएंगी। ठीक, 5 कार्बन की शुगर पेंटोज शुगर, या तो वो राइबोज होगी या डीऑक्सीराइबोज। अगर राइबोज शुगर हुई तो वो आरएनए में पाया जाएगा, वो वाला शुगर। और अगर डीऑक्सीराइबोज हुई तो वो शुगर डीएनए में पाया जाएगा। अब एक तो हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा शुगर वो भी पेंटोज शुगर, और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस कंटेन ग्रुप, मतलब H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस कंटेनिंग ग्रुप। ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है या फॉस्फेट ग्रुप वाला होता है, जो ये डीएनए को क्या करता है? ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। और अगर ये फॉस्फोरिक एसिड है, मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है, तो इसीलिए ये डीएनए और आरएनए में भी एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। कौन? फॉस्फोरिक एसिड। इसीलिए डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पड़ा, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड है। और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड पड़ा, क्योंकि इसमें भी फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये तीन चीज क्या होंगी? न्यूक्लियोटाइड। ये तीन चीज मिलकर आपकी क्या बनाएंगी? न्यूक्लियोटाइड। पहले देखेंगे फॉस्फेट। पहले देखेंगे फॉस्फेट। फॉस्फेट, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। H3PO4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? OH OH OH। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 ऑक्सीजन, 1 2 3। बचा एक ऑक्सीजन, वो डबल बॉन्ड से लगेगा फॉस्फोरस से। वो कैसे लगेगा आपका? डबल बॉन्ड से फॉस्फोरस से, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी जो होती है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। फॉस्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। इसीलिए ये 5 से ज्यादा या मतलब 3 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है।
और ऑक्सीजन की वैलेंसी वो अपना बैलेंस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंप्लीट कर चुका। तो ये किसका फॉर्मूला है आपका H3PO4 मतलब ये फॉस्फोरिक एसिड का। अब होता क्या है, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन लगा होगा ये हमेशा H हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से लगा होगा। ये हाइड्रोजन फॉस्फोरिक एसिड में ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से नहीं अटैच होगा। ये हाइड्रोजन जो होंगे फॉस्फोरिक एसिड में ये डायरेक्ट फास्फोरस से नहीं अटैच होंगे। अब हाइड्रोजन OH क्या हुआ, अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया मतलब एक H+ बाहर निकल गया तो यहां पे बचा O-। ये OH ग्रुप था, यहां से अगर H+ निकल जाएगा तो H+ लेके चला गया तो यहाँ पे माइनस बच गया और कौन बचा O-। तो यहाँ पे मान लेंगे एक H+ निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा O-। अब ये फॉस्फोरिक एसिड का जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करता है, डीएनए या आरएनए को नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड करता है। यही फॉस्फोरिक एसिड का ये नेगेटिव चार्ज डीएनए या आरएनए को नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड करता है। यहां पे लिख लेंगे प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों को ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। कौन, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस कंटेनिंग ग्रुप। अब ये फॉस्फोरिक एसिड है मतलब ये एसिडिक नेचर का है, इसीलिए इस फॉस्फोरिक एसिड के वजह से डीएनए और आरएनए एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए किसकी वजह से, ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड, ड्यू टू H3PO4, ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। किसकी वजह से, डीएनए और आरएनए का एसिडिक नेचर इस फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 की वजह से ही होता है और इसका नेगेटिव चार्ज भी इसी एसिड की वजह से होता है, क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने H+ डोनेट कर दिया। ये लिख लेंगे पहले। अब न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें बताई थी, 3 चीजें, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा शुगर और कौन सा शुगर, 5 कार्बन का शुगर, राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर। दूसरा लिखेंगे शुगर, कौन सा शुगर, 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला पेंटोस शुगर। अगर वो राइबोस शुगर हुआ तो वो किस में होगा, आरएनए में। अगर वो राइबोस शुगर हुआ तो वो आरएनए में होगा, और अगर वो डीऑक्सी राइबोस शुगर हुआ तो वो किस में होगा, आपका डीएनए में। राइबोस शुगर हुआ तो आरएनए में होगा और डीऑक्सी राइबोस शुगर हुआ तो वो डीएनए में होगा। राइबोस शुगर हमने बनाया था, ये बनाया था OH और यहां पे CH2OH, ये बनाया था हमने राइबोस शुगर। जब हम लोग पढ़ रहे थे शुगर कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, मोनोसैकेराइड बनाया था तो उसमें बताया था राइबोस शुगर। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये 4th और ये 5वां कार्बन। जब इसके सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन ग्रुप हटा दिया था, ये क्या था आपका, राइबोज, ये क्या था, राइबोज। अब इसके जब सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन ग्रुप हटा दिया गया, मतलब ऑक्सीजन हटा दिया गया, ऑक्सीजन को माइनस किया, तो ये का क्या बन गया, डीऑक्सी हो गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। ये क्या बन जाएगा आपका,
यहाँ पे OH, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पे OH और इधर CH2OH। ठीक, अब यहां से जब ऑक्सीजन हट गया सेकंड पोजीशन से, कहां से, सेकंड पोजीशन से, जब सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन हट गया तो ये आपका क्या बन गया, डीऑक्सीफाई हो गया, मतलब डीऑक्सी राइबोज। ये राइबोज किसमें होगा, आपका आरएनए में, ये राइबोज आरएनए में होगा, और ये डीऑक्सी राइबोज किसमें होगा, डीएनए में। ये डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होगा, ये राइबोज आरएनए में होगा। ये क्या है आपका शुगर, 5 कार्बन का शुगर पाया जाएगा न्यूक्लियोटाइड में, मतलब पेंटोज शुगर। अगर वो पेंटोज शुगर राइबोज हुआ तो आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज हुआ तो डीएनए में। दोनों ही क्या है, पेंटोज। ये दोनों ही आपके क्या हैं, पेंटोज शुगर हैं। कौन से, पेंटोज शुगर हैं दोनों, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों पेंटोज शुगर हैं। तो ये क्या है आपका शुगर, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 और शुगर। अब फॉस्फेट हो गया, दूसरा शुगर हो गया, तीसरा नाइट्रोजनस बेस। तो ये लिख लेंगे पहले। तीसरा क्या, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस है अगर तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट। ठीक, ये नाइट्रोजनस बेस होता क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। रिंग, ये मान लीजिए कोई रिंग है, रिंग की तरह है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब इसमें सारे के सारे एटम क्या हैं, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये सारे के सारे 6 एटम क्या हैं, कार्बन है। मतलब तो इसको बोलेंगे होमो, मतलब सेम एटम है इस साइकिल में, इसीलिए इसको बोला गया होमोसाइक्लिक रिंग। होमोसाइक्लिक रिंग, होमोसाइक्लिक रिंग। लेकिन नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। इसमें बीच बीच में क्या पाए जाएंगे आपके, नाइट्रोजन। इसमें बीच बीच में नाइट्रोजन पाए जाएंगे, इसीलिए नाइट्रोजनस बेस को हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी बोला गया। इसको क्या बोला गया, नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये एक रिंग होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब ये नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है, ये एक ग्रुप है। प्यूरिन एक ग्रुप है नाइट्रोजनस बेस का, पिरिमिडिन दूसरा ग्रुप है नाइट्रोजनस बेस का। प्यूरिन में क्या होंगे आपके, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में आपके क्या आ जाएंगे, 2 नाइट्रोजनस बेस, एक एडेनिन दूसरा ग्वानिन। प्यूरिन में एक एडेनिन दूसरा ग्वानिन। ये क्या है आपका प्यूरिन। अब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिंग हैं। कौन से, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। लेकिन प्यूरिन जो होता है ये डबल रिंग का होता है। प्यूरिन डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। और पिरिमिडिन आपका सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन क्या होता है, डबल रिंग का स्ट्रक्चर, और पिरिमिडिन सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन में साइटोसिन थाइमीन और यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। अब ये जो साइटोसिन होगा
ये वाला पिरिमिडिन, साइटोसिन वाला पिरिमिडिन, ये सब में होगा, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। लेकिन थायमिन वाला पिरिमिडिन केवल डीएनए में होगा, इन डीएनए ओनली, इन डीएनए ओनली। यूरेसिल वाला पिरिमिडिन केवल आरएनए में होगा, केवल आरएनए में होगा, इन आरएनए ओनली। साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये तीनों सब में होंगे, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये तीनों सब में होंगे, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। लेकिन थायमिन केवल डीएनए में होगा और यूरेसिल केवल आरएनए में होगा। थायमिन केवल डीएनए में होगा और यूरेसिल केवल आरएनए में होगा। अभी आगे बताएंगे कि थायमिन डीएनए में ही क्यों होगा और यूरेसिल केवल आरएनए में ही क्यों होगा, ये अभी आगे आपको बताएंगे। ये लिख लीजिए पहले। कुछ नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, एडेनिन का, यूरेसिल का और थायमिन का। एडेनिन, यूरेसिल और थायमिन। एडेनिन क्या होगा? प्यूरिन होगा। एडेनिन क्या होता था? एडेनिन और ग्वानिन क्या होते थे? प्यूरिन होते थे। और कैसे होते थे? डबल रिंग के। और पिरिमिडिन, साइटोसिन और थायमिन और यूरेसिल, ये क्या होते थे? साइटोसिन, पिरिमिडिन। और पिरिमिडिन कैसा होता था? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और दोनों, प्यूरिन हो या पिरिमिडिन, दोनों ही नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। मतलब उस रिंग में जो एटम होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। जैसे देखेंगे, प्यूरिन है, एडेनिन क्या है? प्यूरिन है, इसीलिए ये क्या होगा? डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन है, ये क्या होगा आपका? डबल रिंग का स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि अभी बताया था प्यूरिन क्या होता है? डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। और पिरिमिडिन क्या होता है? सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर। पिरिमिडिन क्या था? सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर था, सिंगल रिंग। प्यूरिन डबल रिंग और पिरिमिडिन ये दोनों सिंगल रिंग। तो प्यूरिन डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है और एडेनिन या प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों हेट्रोसाइक्लिक कैसे हुए देखेंगे। ये तो एक तो डबल रिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि प्यूरिन है, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, मतलब ये एक साइकिल बनी, एक साइकिल की तरह बन गई। और ये एक ओपन चेन नहीं है। ओपन चेन ये होता है, जैसे मान लीजिए ये इसमें कोई भी रिंग नहीं है, ये क्या होगा? ओपन चेन। ये और ये, अब ये आपकी एक कंप्लीट रिंग बन गई, इसको बोलेंगे रिंग, ये ओपन चेन। तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? रिंग होंगे। कैसे होंगे? रिंग होंगे। ये डबल रिंग और ये दोनों मतलब पिरिमिडिन सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे यहां पे, ये देखेंगे कि पहला एटम नाइट्रोजन है, फिर दूसरा एटम ये क्या है आपका? यहाँ पे कार्बन। तीसरा एटम नाइट्रोजन, चौथा एटम कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। ठीक, तो बीच में इस रिंग में दो नाइट्रोजन आ गए, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है इस रिंग में, इसीलिए इसको बोला गया हेट्रोसाइक्लिक। आप ये रिंग देखें चाहे ये रिंग देखें, दोनों ही क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। दोनों ही रिंग क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। इस रिंग में देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक हैं, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर है और हेट्रोसाइक्लिक। ये आपका क्या है? एडेनिन। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9, ये नंबरिंग करेंगे इस पे। इस एडेनिन, ये किसका स्ट्रक्चर है? एडेनिन का। तो एडेनिन में फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे और नाइन्थ पे और सेवेंथ पे क्या लगा है? नाइट्रोजन। पहले तीसरे नाइन्थ पे, पहले पे तीसरे पे सेवेंथ पे और नाइन्थ पे क्या लगा है आपका? नाइट्रोजन। अब यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखेंगे
यूरेसिल और थायमिन ये क्या होते हैं आपके पिरिमिडिन। तो ये सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन होंगे कैसे, ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो दो एटम डिफरेंट हो गए तो हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन डिफरेंट एटम तो हेट्रोसाइक्लिक, किसी रिंग में डिफरेंट एटम आ गया तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, यूरेसिल है, ये क्या है, यूरेसिल है। थायमिन क्या होता है, अगर इस यूरेसिल पे, ये जो यूरेसिल है इसके पांचवें कार्बन पे, मतलब पांचवें पोजीशन पे, इसके पांचवें पोजीशन पे हम लोग क्या लगा दें, एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप मतलब CH3, एक CH3 ग्रुप लगा दे यूरेसिल पे, तो वो बन जाएगा 5 मिथाइल यूरेसिल। 5 पर मिथाइल लगा दे तो 5 मिथाइल यूरेसिल बन जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं, थायमिन। थायमिन 5 मिथाइल यूरेसिल। सारा का सारा ही सेम है यूरेसिल की तरह, बस पांचवें पोजीशन पे क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या बन गया 5 पर मिथाइल, और पूरा क्या था यूरेसिल, इसी को बोला गया थायमिन। अब इसका जो पांचवा पोजीशन था ये इसमें खाली था, इस यूरेसिल में पांचवा पोजीशन इसमें खाली था, मतलब कोई भी कंपाउंड या एटम आके ये पांचवें पोजीशन से रिएक्ट कर सकता था, ये पांचवें पोजीशन के कार्बन से रिएक्ट कर सकता था यूरेसिल में। तो ये क्या हुआ, यूरेसिल मोर रिएक्टिव हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। और यूरेसिल पाया किस में जाता है, आरएनए में, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, तो मोर रिएक्टिव हो गया। इसीलिए कोई चीज जब मोर रिएक्टिव होती है तो वो लेस स्टेबल हो जाती है, मोर रिएक्टिव चीजें लेस स्टेबल हो जाती हैं, इसीलिए मोर रिएक्टिव सो आरएनए लेस स्टेबल, आरएनए इज लेस स्टेबल। अब इसके पांचवें पोजीशन पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। अब ये कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पे जो कार्बन है ये पांचवें पोजीशन वाला कार्बन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा इसीलिए ये 2, 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं आ पाएगा, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव हो गई, मतलब ये अब किसी और से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ये पांचवा पोजीशन, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव। और थायमिन किसमें पाया जाएगा, डीएनए में, तो ये लेस रिएक्टिव, इसीलिए डीएनए क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव सो डीएनए मोर स्टेबल। यही रीजन है कि डीएनए मोर स्टेबल होता है और आरएनए लेस स्टेबल होता है। एक रीजन उसका ये भी है कि पांचवें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया, किसमें, डीएनए में, मतलब थायमिन में। ये पिरिमिडिन है दोनों, यूरेसिल और थायमिन, सिंगल रिंग है, दोनों ही सिंगल रिंग है। और ये प्यूरिन है, कौन सा प्यूरिन, एडेनिन, ये कैसा है, डबल रिंग है, तो ये बना लेंगे। अब देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ये तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ये हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। अब देखेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें, 3 चीजें, एक तो पेंटोज शुगर, या तो वो राइबोज होगा या डीऑक्सी राइबोज होगा, और एक फॉस्फोरस कंटेनिंग ग्रुप मतलब फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। तो यहां पे देखेंगे हाउ टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, जब कोई दो चीजों को मिलाकर, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा, मतलब इसके पीछे कई सारे लेक्चर हुए, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि दो चीजों को जब मिलाया गया और उसके बाद जो चीज बनी उसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता था वाटर के रिमूवल से। तो इसमें भी न्यूक्लियोटाइड में बनाने में भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। कौन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पहला बॉन्ड बनेगा कौन सा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन मतलब नाइट्रोजनस बेस से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। अगर शुगर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स में, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दूसरा बनेगा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड,
फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो यहां पे कितने बनेंगे? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड कब बनता है? जब एसिड और अल्कोहल मिलते हैं, वो अभी देखेंगे। तो ईस्टर बॉन्ड बनेगा और फास्फोरस कंटेनिंग ग्रुप था, इसीलिए फास्फोईस्टर बोल दिया गया। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फास्फोईस्टर बॉन्ड किसमें बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड को बनाने में ये दोनों बॉन्ड बनेंगे। देखेंगे, पहले यहां पे बनाएंगे फॉस्फोरिक एसिड। तीन चीजें थी, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर थी, पेंटोस शुगर वो भी, और क्या था? नाइट्रोजनस बेस। तो यहां पे फॉस्फोरिक एसिड रहेगा OH OH OH। अब यहां पे बनाएंगे शुगर। कौन सा शुगर है ये? पेंटोस शुगर। कौन सा शुगर? पेंटोस शुगर। ये OH, ये OH, ये OH, ये यहां पे CH2OH, CH2 फिर OH। ये क्या था आपका? शुगर। और ये फॉस्फोरिक एसिड। यहां पे कोई नाइट्रोजनस बेस होगा, नाइट्रोजनस बेस। अब देखेंगे, तीन चीजें होती थी न्यूक्लियोटाइड में, एक फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये पहले तीनों बनाएंगे ऐसे ही। अब देखेंगे ये कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4 और ये पांचवा कार्बन। ये कौन सा? पहला कार्बन का OH और ये पांचवें कार्बन का OH। यहां से इसका OH इस फॉस्फोरिक एसिड के OH का H और इस शुगर का OH पांचवें कार्बन का OH, ये मिलके बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल और ये क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। इस नाइट्रोजनस बेस में एक हाइड्रोजन और इसका OH, ये मिलके आपस में क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल, और क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ पहले कार्बन का OH और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ पांचवें कार्बन का OH और फॉस्फोरिक एसिड के H के रिमूवल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अब ये आपका क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। और ये क्या है? OH ग्रुप किसका होता है? अल्कोहल का। OH ग्रुप किसका होता है? अल्कोहल का। और ये एसिड का, ये OH अल्कोहल का। जब एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तब बॉन्ड बनता है ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, IUPAC नेमिंग में। एसिड फॉस्फोरिक एसिड और ये अल्कोहल था CH2OH, OH मतलब अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ईस्टर बॉन्ड, और वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होगा। तो यहां पे एसिड और अल्कोहल मिले और यहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया? ईस्टर बॉन्ड। अब यहां से शुगर और नाइट्रोजनस बेस में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर में कौन सा बॉन्ड बनता था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां पे जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहां पे बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और नाइट्रोजनस बेस से वो बॉन्ड जुड़ेगा, इसीलिए उसको बोला गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे ईस्टर बॉन्ड बनेगा और ईस्टर बॉन्ड जो होगा वो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए उसको बोला गया फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो यहां पे क्या बनाइए? ये क्या बन गया? ये आपस में तीनों मिलके क्या बने देखेंगे। P डबल बॉन्ड हो, यहां पे OH, यहां पे OH।
अब इसका इस OH का हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका O, और इसका OH निकल गया, अब क्या बचा CH2, क्या बचा यहाँ पे CH2। ठीक, अब इधर बनाएंगे, ये शुगर बना लेंगे, ये शुगर बनाएंगे इधर OH OH, ये OH, और यहां पे एक मिनट, ये OH, OH, यहां पे क्या बना CH2OH था, तो उसका इसका OH और इसका H निकल गया, और ये इसने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। इन्होंने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। यहां पे O था, ठीक। अब इसका जो फर्स्ट कार्बन वाला जो OH था, इसने भी नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, इसने भी जब नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ गया, नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ गया। ये कौन सा कार्बन था, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब ये आपका कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड है, ये जो बना है ये वाला, ये आपका है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये आपका कौन सा बॉन्ड बन गया, ये एसिड और अल्कोहल के मिलने से ईस्टर बॉन्ड बना, और वो ईस्टर बॉन्ड फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये बन गया आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, और ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाने में कितने बॉन्ड बने, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे ये वाला एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये देख लेंगे। अब इसमें जो दो बॉन्ड फॉर्मेशन हुए वो किसके किसके बीच में हुए, जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना, यहां पे लिख लेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना वो किसके किसके बीच में बना, वो बना शुगर के पांचवें कार्बन के OH और फॉस्फोरिक एसिड के H+ के बीच में। किसके किसके बीच में बना, बिटवीन फिफ्थ कार्बन, बिटवीन OH, बिटवीन OH ऑफ फिफ्थ कार्बन, OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर, OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 के बीच में। H3PO4 और शुगर के पांचवें कार्बन के OH के बीच में कौन सा बॉन्ड बना आपका, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये किसके बीच में बना, बिटवीन OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ
sugar between OH of first carbon of sugar and nitrogenous base मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। ये लिख लेंगे दोनों। अगर ये एक चीज और देखेंगे, अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन हुआ या पिरिमिडिन हुआ, अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन हुआ तो उसके नाइन्थ नाइट्रोजन से उसके जो 9वें पोजीशन पे जो नाइट्रोजन था, मतलब जो डबल रिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया था अभी, उसके 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन था उससे क्या जुड़ेगा आपका शुगर का फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप और क्या बनेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर पिरिमिडिन हुआ नाइट्रोजनस बेस तो जो फर्स्ट कार्बन वाला नाइट्रोजन होगा, फर्स्ट पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन होगा उससे क्या जुड़ेगा शुगर के फर्स्ट कार्बन का OH और क्या बनेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्यूरिन में 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन, पिरिमिडिन में फर्स्ट पोजीशन वाला नाइट्रोजन। ये भी लिख लेंगे। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये किस में बना न्यूक्लियोटाइड में, ये दोनों बॉन्ड बने। अब देखेंगे ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किससे बना है आपका शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से। यहां पे देखेंगे न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें, शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट वाला ग्रुप, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बना है आपका न्यूक्लियोटाइड। ये जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस हैं, इनको मिला के बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। अगर कहीं पे लिखा आ जाए कि न्यूक्लियोटाइड को और क्या बोला जाता है तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो ये भी सही है। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये भी सही है। ये शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इनको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होंगे, ये क्या होंगे आपके शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या होंगे आपके न्यूक्लियोसाइड। इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का नेमिंग। यहां पे लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस, यहां पे लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड, यहां पे क्या लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड, यहां पे लिखेंगे
न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये नाइट्रोजनस बेस केवल है, उसमें उस नाइट्रोजनस बेस में अगर क्या जोड़ दें, हम शुगर जोड़ दें तो उसका नाम क्या होगा, और उस नाइट्रोजनस बेस में शुगर और फॉस्फेट दोनों जोड़ दें तो उसका नाम क्या होगा। तो इस ऐसे ही देखेंगे, इस न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, और इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ये तीनों होंगे किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। तो ये देखेंगे, पहले देखेंगे एडेनिन का। एडेनिन, एडेनिन अगर इस एडेनिन में शुगर जोड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन। इस एडेनिन में, ये जो नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, इसमें अगर शुगर जोड़ दिया, शुगर ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोसाइड, और इसका नाम पड़ जाएगा एडिनोसिन। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एडिनोसिन। अगर इस एडिनोसिन मतलब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा फिर, न्यूक्लियोटाइड, और तब इसको बोला जाएगा एडिनाइलिक एसिड। क्या बोला जाएगा, एडिनाइलिक एसिड। एसिड क्यों, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप लगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जुड़ गया, तो अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, और क्या बन गया, इसका नाम क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। एसिड क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ गया। ये क्या है, एडेनिन। एडेनिन न्यूक्लियोसाइड इसका एडिनोसिन, और इसका न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड। दूसरा देखेंगे ग्वानिन। दूसरा देखेंगे ग्वानिन। अब ग्वानिन में अगर शुगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लाइक एडिनोसिन, ग्वानिन बन जाएगा ग्वानोसिन। क्या बन जाएगा आपका, ग्वानोसिन। अब अगर इस ग्वानोसिन में, मतलब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तो लाइक एडेनिलिक एसिड, ये क्या बन जाएगा, ग्वानिलिक एसिड। ग्वानिलिक, ग्वानिलिक एसिड, ये क्या बन जाएगा आपका, ग्वानिलिक एसिड। ये दोनों आपके क्या हैं, एडेनिन, और ग्वानिन आपके क्या हैं, प्यूरिन। क्या है, प्यूरिन। तो यहां पे ये दोनों आपके क्या हैं, प्यूरिन है। एडेनिन और ग्वानिन। अब देखेंगे साइटोसिन। साइटोसिन, ये साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है, इसमें अगर शुगर जोड़ दिया गया तो क्या बन जाएगा, इस साइटोसिन में अगर शुगर जोड़ा गया तो बनेगा साइटिडिन। साइटिडिन, क्या बनेगा, साइटिडिन। क्या जोड़ा गया, शुगर जोड़ा गया, तो ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया, और उस न्यूक्लियोसाइड का नाम पड़ गया साइटिडिन। क्या पड़ गया, साइटिडिन। अगर इस साइटिडिन में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया गया, मतलब फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया गया, तो वो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और इसका नाम पड़ जाएगा साइटिडिलिक एसिड। साइटिडिलिक एसिड। क्या पड़ जाएगा, साइटिडिलिक एसिड। फिर थायमिन। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये तीनों आपके क्या हैं, ऊपर के दोनों क्या थे, प्यूरिन थे, ये तीनों पिरिमिडिन हैं। ये तीनों पिरिमिडिन हैं। ये क्या थे, ऊपर के प्यूरिन थे। पिरिमिडिन के लास्ट में क्या आ रहा है, DINE, डिन। पिरिमिडिन के लास्ट में डिन आ रहा है, इसीलिए जब इसका न्यूक्लियोसाइड बना गया तो लास्ट में क्या आया, डिन। थायमिन का न्यूक्लियोसाइड थायमिडिन।
क्योंकि ये भी क्या है आपका पिरिमिडिन है, इसमें भी क्या आया डिन। यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड यूरिडिन, यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड यूरिडिन, यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा यूरिडिन। साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, डिन डिन डिन, क्योंकि पिरिमिडिन में भी क्या है डिन। अब साइटिडिन का साइटिडिलिक एसिड, तो थाइमिडिन का थाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड। जब इस थाइमिडिन मतलब न्यूक्लियोसाइड में, थाइमिडिन एक न्यूक्लियोसाइड है, इसमें जब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा गया मतलब फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा गया तो ये थाइमिडिन न्यूक्लियोटाइड बन गया और इसका नाम पड़ गया थाइमिडिलिक एसिड। जब इस यूरिडिन या न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ा गया फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, तो ये यूरिडिन, ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया और इसका नाम पड़ गया यूरिडिलिक एसिड। इसका नाम पड़ गया यूरिडिलिक एसिड। ये न्यूक्लियोसाइड में एसिड नहीं था, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में क्या आ गया एसिड आ गया सब में। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया। क्या जुड़ गया? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जुड़ गया, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड में क्या आ गया एसिड आ गया। अब ये आपका नाइट्रोजनस बेस, ये न्यूक्लियोसाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये नोट कर लेंगे। एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, क्या पिरिमिडिन। ये थाइमिडिन केवल डीएनए में होगा, क्योंकि थाइमिन केवल डीएनए में होता है, इन डीएनए। ये भी डीएनए में होगा, ये दोनों किसमें होंगे डीएनए में, और ये दोनों यूरेसिल आरएनए में होता, तो यूरिडिन और यूरिडिलिक एसिड भी किसमें होगा आरएनए में। ये ऊपर के तीनों मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लिक एसिड को, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डीएनए और आरएनए कैसे बनता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड से। अभी हम लोग ने आज के लेक्चर में देखा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। तो न्यूक्लियोटाइड शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से बना। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने पर न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए कैसे बनेगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।